नमस्कार। अच्छा, राष्ट्र या नेशन ये शब्द आज हमें कितना नॉर्मल लगता है ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आइडिया, ये फीलिंग कि हम एक देश हैं, आखिर आई कहाँ से? इसकी जड़ें ना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हैं और वो है फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक क्रांति ने राष्ट्र के मतलब को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक राष्ट्र होता क्या है? क्या यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है, या फिर नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरें, या फिर इससे कहीं बढ़कर कुछ है? ये सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की जड़ है, तो इसे दिमाग में रखिएगा। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, 1789 से भी पहले के फ्रांस में। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो आज से बिल्कुल अलग थी, एक ऐसी जगह जहां लोगों की पहचान उनके देश से नहीं बल्कि उनके राजा से होती थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सारी की सारी पावर, सारी पहचान बस एक ही इंसान के हाथ में थी, राजा। फ्रांस में रहने वाले लोग देश के नागरिक नहीं थे, वो राजा की प्रजा थे। सारे फैसले ऊपर से आते थे और लोगों का काम बस उन्हें मानना था। और देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल फर्क समझना जरूरी है, प्रजा और नागरिक के बीच का। एक प्रजा यानी एक सब्जेक्ट, उसकी लॉयल्टी हमेशा राजा के लिए होती है, लेकिन एक नागरिक एक सिटीजन, वो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जिसके पास अपने अधिकार हैं, जो मिलकर कलेक्टिवली देश का मालिक है। ये सोचिए कितना बड़ा मेंटल शिफ्ट था जो बस होने ही वाला था। और फिर आया वो पल, वो ऐतिहासिक मोड़। फ्रांसीसी क्रांति ने सत्ता का पूरा खेल ही पलट दिया। ये सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि ये पावर को राजा के हाथ से छीनकर सीधा आम लोगों के हाथ में देने की एक जबरदस्त घटना थी। ये बदलाव यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। 1789 से पहले सारी पावर राजा की, फिर 1789 में हुई क्रांति, और उसके बाद सत्ता यानी देश चलाने की असली ताकत हमेशा के लिए राजशाही से निकलकर फ्रांस के आम लोगों के हाथ में आ गई। क्रांतिकारियों का ये ऐलान सच पूछे तो इस पूरे बदलाव का दिल है। अब से लोग ही राष्ट्र का गठन करेंगे और उसकी नियति तय करेंगे। मतलब अब कोई राजा देश की किस्मत का फैसला नहीं करेगा, बल्कि देश के नागरिक मिलकर अपना भविष्य खुद लिखेंगे। यही तो थी राष्ट्रवाद की पहली और सबसे ताकतवर आवाज। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र का ये आइडिया कोई रातों रात नहीं बन गया। नहीं, ये एक सोची समझी योजना थी, एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। चलिए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट में था क्या क्या। इस पूरे प्लान की नींव दो बड़े मजबूत आइडियाज पर रखी गई थी, ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सितुएं यानी नागरिक। इसका मतलब था एक ऐसा देश बनाना जहां सब लोग बराबर हो और एक ही संविधान के नीचे सबको एक जैसे अधिकार मिले। तो सवाल यह है कि ये सब किया कैसे गया? क्या ये सिर्फ बातें थीं? बिल्कुल नहीं, ये एक प्रॉपर सोचा समझा प्लान था। सबसे पहले राजा का झंडा हटाकर नया तिरंगा झंडा लाया गया। फिर जो पुरानी एस्टेट जनरल थी उसे बदलकर नेशनल असेंबली बना दिया। और कमाल की बात यह कि इसे लोगों ने चुना था। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए। देश के अंदर ही जो टैक्स लगते थे वो सब खत्म, और वजन और नाप तौल का भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया। अरे यहाँ तक कि एक भाषा यानी फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया ताकि पूरा देश एक जुबान में बात कर सके। और ये मामला सिर्फ कानून या सिस्टम तक नहीं रुका था, लोगों के दिलों को जोड़ना भी तो जरूरी था। तो एक साझा पहचान बनाने के लिए नए नए राष्ट्रगान लिखे गए, लोगों ने देश के नाम पर शपथें लीं, शहीदों को याद किया गया, उन्हें हीरो बनाया गया। ये सब कुछ मिलकर एक हम वाली फीलिंग जगाने के लिए किया गया था। लेकिन इतना पावरफुल आइडिया भला फ्रांस की सीमाओं के अंदर कैसे कैद रहता? कहानी अब एक नया मोड़ लेती है, जहां हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद की ये चिंगारी फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप में कैसे फैल गई। पता है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का सपना बहुत बड़ा था। उनका मानना था कि आज़ादी और राष्ट्र का ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं है, बल्कि यूरोप के हर इंसान के लिए है। उनका तो मिशन ही बन गया था इस आइडिया को पूरी दुनिया में फैलाना। और ये आइडिया फैला दो तरीकों से। पहला था दिमाग के जरिए। दूसरे देशों में स्टूडेंट्स और पढ़े लिखे लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए, जहां इन नए विचारों पर बहस होती थी। और दूसरा तरीका था ताकत के जरिए।
फ्रांसीसी सेनाएं जहां जहां गईं अपने साथ राष्ट्रवाद का ये नया विचार भी लेकर गईं। और ये तस्वीर इस बात का एक जबरदस्त सबूत है। ये देखिए, ये एक जर्मन कैलेंडर का कवर है जिसे एक जर्मन ने ही डिजाइन किया है। और इस पर क्या बना है? फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा सिंबल, बैस्टील के किले पर हुआ हमला। इससे साफ पता चलता है कि क्रांति की आग जर्मनी जैसे पड़ोसी देशों तक भी पहुंच चुकी थी। तो जैसे जैसे फ्रांसीसी सेनाएं आगे बढ़ती गईं, वो सिर्फ जमीन नहीं जीत रही थीं, वो अपने साथ एक बहुत ही नया और पावरफुल आइडिया भी लेकर जा रही थीं, नेशन स्टेट का आइडिया। वो जहां भी गए राष्ट्रवाद का बीज बोते चले गए। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी आज की दुनिया पर क्या और कितना असर पड़ा है। आखिर फ्रांसीसी क्रांति की विरासत है क्या? तो सबसे बड़ी बात जो निकलकर आती है वो ये है, फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को एक तरह का रेडीमेड ब्लूप्रिंट दे दिया, एक मॉडल दे दिया कि एक देश कैसे बनाया जाता है। इसने दुनिया को सिखाया कि कैसे राजा की प्रजा को एक राष्ट्र के प्राउड सिटीजन्स में बदला जा सकता है। और अब अंत में एक सवाल सबके लिए। ये जो ब्लूप्रिंट है, ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसी ने हमारी आज की दुनिया बनाई है। जरा सोचकर देखिए, आज के जमाने में एक राष्ट्र बनाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमें कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे दिखाई देती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।